विभिन्न तरह की भाषा है, विभिन्न तरह की विविधता है, संस्कृति भी अलग है, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले, लेकिन सभी लोग क्या है, एक साथ रहते हैं एकत्रित होकर। तो 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए थे भारत में, आपातकाल। तो उसके बाद ही अगला बार वो क्या किए थे, 42वां संविधान। जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, जो संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन, हर एग्जाम में है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप समझ जाते हैं अच्छे ढंग से, तो संविधान में और भी जो आगे आने वाली जो टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये संविधान का आत्मा इसे कहा जाता है। इसका मतलब है कि संविधान में जो लिखा गया है, उस सब चीज के बारे में इसमें मुख्य रूप से एक निचोड़ दिया गया है कि क्या उद्देश्य है, कैसा चाहिए संविधान, वो सभी चीज के बारे में इसमें आपको जिक्र किया गया है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रस्तावना मतलब होता क्या है। जैसे कोई भी चीज का हम किसी के सामने क्या रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं, तो उसी प्रकार हमारे संविधान को बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, उसी को कहा जाता है प्रस्तावना, या उसी को कहा जाता है आपके उद्देशिका। तो उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसको हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, मतलब उसका गुलाम था। तो हमारा देश में संविधान की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही थी। तो संविधान सभा का गठन जब हुआ, तो संविधान सभा के बीच 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किए? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहा गया, आपके प्रस्तावना कहा गया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये संविधान तो हमारा बना हुआ नहीं था, तो लिया कहां से गया था। तो ये सबसे पहले हमारा संविधान जो है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां? तो हमारे से पहले जो 1779 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बनकर लागू हो गया था, तो वही अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है, तो वहीं से हमारा संविधान में प्रस्तावना लिया गया। लेकिन वहां की भाषा दूसरा थी, तो वो हमारे भारतीयों को नहीं समझ में आता, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है प्रस्तावना में, उस भाषा को अपनाया गया। वो भाषा कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा है। तो ये हम समझ गए कि यह भाषा कहाँ का था, तो ऑस्ट्रेलिया का पेश कौन किए थे, तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ये क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये देख लिए। उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, संविधान बनाना शुरू कर दिए। तो संविधान बनकर तैयार हो गया आपके 26 नवंबर 1949 को। कब हो गया तैयार? 26 नवंबर 1949 को। क्योंकि जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, उसके बाद स्वीकार हो गया संविधान सभा के द्वारा कि अब हम संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनना आपके शुरू हो गया। तो शुरू हो गया था, टोटल लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर को यह संविधान पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। लेकिन जब संविधान में इसको पेश किया गया, संविधान सभा के सामने संविधान को जब पेश किया गया, तो संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है अंगीकार या अंगीकृत। संविधान क्या प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए। तो उसमें देखिएगा कि अंतिम में कहता है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब उसको हम अपना लेते हैं। तो अपना लिया, लेकिन लागू नहीं किया पूर्णतः हमारे देश पर। क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, कांग्रेस जो है वो पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना चुका था। क्योंकि कांग्रेस आजादी के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहा था, इसीलिए कांग्रेस क्या किया था, 26 जनवरी 1930 में ही भारत को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। इसीलिए उसने क्या कहा कि कुछ दिन को होल्ड रखा संविधान को कि हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसके बाद है कि संविधान की आत्मा और कुंजी किसको कहा जाता है, तो यही प्रस्तावना को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रस्तावना को आत्मा या कुंजी? क्योंकि जो भी संविधान में है उसका एक निचोड़ कहाँ लिखा गया आपके, तो प्रस्तावना में लिखा गया। इसीलिए इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा और कुंजी। वही जो संविधान विशेषज्ञ है, जिनका नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर,
जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे, वो क्या है, वो बहुत ही संविधान विशेषज्ञ है। तो इन्होंने संविधान के जो प्रस्तावना है उसको कहते हैं दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार के मतलब कि हमारा ये जो संविधान प्रस्तावना है वो दीर्घकाल में हमारा जो सपना है उसका ये पूरा विचार देता है। ये कौन? तो प्रस्तावना। तो ये देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीज है, किस किस चीज पर ये जोर दिया है मूल रूप से, तब आप आगे चीज धीरे धीरे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो संविधान में जो स्रोत है, जो सबसे जो बड़ा है, वहीं से उनका स्वरा पावर निकलता है। तो संविधान का सबसे बड़ा सोर्स है आपकी जनता है। कौन है? जनता। इसीलिए प्रस्तावना शुरू कहां से होता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अर्थात पूरे भारत की जनता। तो वही ये है हमारा संविधान की स्रोत कौन है? तो जनता है। सबसे सर्वोच्च कहां है? जनता होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा कि संविधान में, भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो आपके कौन है? जनता होंगे ऑप्शन। राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होंगे, लेकिन संविधान के अनुसार से सर्वोच्च कौन है, तो आपके भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। या ऑप्शन में आपको जनता देखने को मिलेगा। उसके बाद संविधान का स्वरूप कैसा है, इसमें क्या क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया, उसी को कहा गया है स्वरूप। तो इसमें सबसे पहले 5 शब्द का जो जिक्र किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो 5 शब्द में सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण मतलब पूर्णतः, प्रभुत्व मतलब अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि कोई भी चीज के हम आंतरिक निर्णय या बाहरी निर्णय, किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र है। अपना देश में कैसा हम कानून लागू करें, नहीं लागू करें, इसके लिए हम अपने आप में स्वतंत्र है। अपनी इच्छा से हम नियम लागू कर सकते हैं और नियम को हटा सकते हैं। तो वही हुआ आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी के मतलब हुआ कि यहाँ जो भी जनता है वो सभी आपके क्या है, एक समान है। ये जो समाजवादी शब्द का जो मॉडल है ये आपके रूस से लिया गया। रूस में क्या है, समाजवादी सरकार है, वहां जो भी होगा वो सबके लिए एक समान होगा। जैसे अपना देश में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है कि एक तरफ समाजवादी और एक तरफ पूंजीवादी, दोनों का मिश्रित रूप से जिसको अपनाया गया उसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी में होता है कि कोई भी चीज सरकार जो बनाएगी वो सबके लिए एक समान बनाएगी, उसी को कहा गया आपके समाजवादी। तो संविधान के प्रस्तावना में ही ये शब्द का जिक्र किया गया है कि हमारा जो देश है वो समाजवादी रहेगा। उसके बाद अगला शब्द है आपके पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि कोई भी राज्य या देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, कोई एक धर्म के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं होगा। राज्य में जितना भी धर्म है या देश में जितने भी धर्म है, सभी धर्म को वो एक समान से सम्मान देगी, न कि कोई भी धर्म का वो पक्षपात करेगी। जैसे अपनी अभी देख रहे हैं आपके कि हिंदू राष्ट्र का मांग करता है, ऐसा संविधान में कहीं है ही नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र की अगर जैसे कर रहा है मांग, अगर लागू करना चाहेगा तो संविधान में ये क्या करेगा, संशोधन करेगा, जो कि प्रस्तावना में संशोधन करना पड़ेगा पहले कि पंथ निरपेक्ष कह रहा है संविधान की हमारा देश में कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी एक धर्म नहीं है, राज्य के पास या देश के पास कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा। उसके बाद अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जैसे अब्राहम लिंकन का एक नारा सुने थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर शासन करने के लिए जनता जो है अपने द्वारा चुनेगी प्रतिनिधि और उसके माध्यम से शासन कराएगी। जैसे देखते हैं कि आप वोट डाल करके कोई विधायक चुनते हैं, चाहे सांसद चुनते हैं, वो सांसद आपके प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक जो है मुख्यमंत्री चुनते हैं, और फिर उसके माध्यम से आप वो नियम आपके लिए लागू करते हैं, प्रशासनिक नियम लागू करते हैं। इस प्रकार से सभी तरह के नियम लागू करते हैं, तो उसी को कहा गया आपके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। उसके बाद है आपके गणराज्य या गणतंत्र। ये दोनों एक ही बात है। गणराज्य या गणतंत्र के मतलब हुआ कि आपके ऊपर जो देश के जो सर्वोच्च जो पद होगा उस पर वंशानुगत शासन नहीं होगा, मतलब उसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे अपना देश में सर्वोच्च पद किसका है, तो राष्ट्रपति का है। किसका है सर्वोच्च पद, तो राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, आपके चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से।
इसका चुनाव क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक मतपत्ति के द्वारा इनका चुनाव होता है। लेकिन कैसे होता है, इनका चुनाव के द्वारा ही सर्वोच्च पद पर होगा, न कि अभी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है तो उनके जो लड़का होगा उनको राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाएगा। अगला जो राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो चुन के ही होगा, न कि किसी का वंशानुगत से वह सर्वोच्च पद पर होगा। तो उसी को कहा गया आपके गणतंत्र या गणराज्य। उसके बाद अगला जो है संविधान का जो बनाने का उद्देश्य है, ये प्रस्तावना का, उसमें अगला जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है कि जनता को क्या क्या चीजें देगा, वो इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहला आपका इसमें उद्देश्य है न्याय दिलाना, कि जनता जो भी है भारत की जनता उसको ये न्याय दिलाने का काम करेगी। अब न्याय कौन कौन सा न्याय होगा, तो 3 तरह के न्याय दिलाने का काम करेगी जनता को। कौन कौन, तो एक हो गया आपके सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के मतलब हुआ कि समाज में जितना भी लोग होंगे सभी आपके एक बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सभी सामाजिक रूप से एक समान होंगे। तो सामाजिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। कोई अगर अमीर है, कोई ज्यादा मजबूत है तो गरीब को नहीं सताएगा, इस प्रकार से सामाजिक न्याय दिलाने का ये काम करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपके आर्थिक न्याय दिलाने का। आर्थिक मतलब अर्थ मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित, कि आर्थिक रूप से न्याय दिलाने का ये काम करेंगे। उसके बाद तीसरा है आपके राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब राजनीतिक जो भागीदारी होगी उसमें सभी को समान रूप से भागीदार होने का अधिकार है। अगर हम चाहे कि मान लीजिए कि कोई भी अभी मान लीजिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम चाहे कि लोकसभा के चुनाव लड़े तो हम स्वतंत्र है, ये हमारा कौन सा, तो समाज, संविधान में ही हमको न्याय है, न्याय का अधिकार दिया है कि राजनीतिक न्याय, हम अपना निर्दलीय पार्टी से हम लोकसभा के भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा के भी चुनाव, कोई भी चुनाव में आप खड़ा होने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसी को कहा गया राजनीतिक न्याय, की राजनीतिक रूप से आप स्वतंत्र है, कि न्याय दिलाएगा कौन, तो आपको तो ये संविधान की उद्देशिका में ही इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आगे आप जब पढ़िएगा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में सब के बारे में विशेष रूप से आपके समानता के अधिकार में सब चीज के बारे में मिलेगा। उसके बाद अगला जो है उद्देश्य है संविधान इस प्रस्तावना का, तो ये उद्देश्य अगला है आपके स्वतंत्रता, कि सभी लोगों को स्वतंत्रता दिया जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मैं ये चीज के लिए स्वतंत्र हूं कि मैं अपना संस्थान चला करके अच्छे से बच्चे को शिक्षा दे करके अपना विकास कर सकता हूं, या आप चाहे तो कोई बिजनेस करके अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है। कोई भी सरकारी संस्था चलाने के लिए तो आप सर्विस करने के लिए स्वतंत्र है, या अपना प्राइवेट बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। खुद के विकास करने के लिए आप जिस तरह से चाहे उसे, सिर्फ अवैधानिक ना हो, मतलब गैर कानूनी ना हो। जैसे कि मान लीजिए बिहार में अब शराबबंदी है, तो ये नहीं है कि हम अपना विकास करने के लिए कि शराब को बेच करके हम पैसा वाला बन जाए, तो ये हो गया आपके गैर संवैधानिक, ये आपके कानूनन जुर्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी बिजनेस हम करना चाहे, अच्छा बिजनेस जो सरकार की नजर में असंवैधानिक नहीं है, जो संविधान हमको मान्यता देता है, वैसा बिजनेस करने के लिए हम स्वतंत्र है, अपना विकास करने के लिए हम स्वतंत्र है। उसके बाद अगला है आपके समानता। समानता के मतलब हुआ कि समाज के सभी लोगों को एक समान नजर से देखना, ये हुआ आपके समानता, की समाज में जितना भी व्यक्ति होगा, कोई भी जैसे सरकार का देखते हैं कि स्कीम आता है, कोई भी योजना है, तो कुछ लोग के जैसे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो उनके लिए कुछ प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान या कुछ विशेष प्रावधान के तहत मिल जाता है। लेकिन बहुत से जैसे नियम आते हैं वो सभी के लिए क्या होता है, एक समान होते हैं। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बनने का एक योजना आया हुआ है, आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो सभी के लिए एक समान है, चाहे अमीर चाहे गरीब, सभी व्यक्ति अपना बना सकता है और इलाज करवा सकता है। तो स्वास्थ्य, ये सभी चीज क्या है आपके स्वतंत्रता है। उसके बाद तीसरा है आपके व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा के मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने गरिमा के साथ वो जीवन जिएगा, जैसे अपने समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ वो जिएगा, कोई उसका अपमान नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का कोई अपमान करता है तो उसके लिए संविधान में के लिए जो इंडियन क्रिमिनल कोड है, जो उसमें भी इसका बारे में बताया गया है कि मानहानि का जो आप देख रहे हैं कि करा देता है केस, तो वो किस लिए कराता है, क्योंकि संविधान में ही आपके व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देता है। और कोई उस व्यक्ति के गरिमा से खिलवाड़ करता है तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ वो केस दर्ज करा देता है। उसके बाद अगला है आपकी एकता और अखंडता। तो एकता मतलब हुआ कि एकत्रित, अखंडता के मतलब हुआ बिना खंड हुए। जैसे भारत अपना जो देश है, यहाँ देखते हैं कि
पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य का अपना अलग अलग भाषा है, विभिन्न तरह की भाषा है, विभिन्न तरह की विविधता है, संस्कृति भी अलग है, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले, लेकिन सभी लोग क्या है, एक साथ रहते हैं एकत्रित होकर। तो उसी को कहा गया है एकता। और वही है उसके बाद अखंडता की मतलब कोई भी अगर चाहे भारत के 28 राज्य के हम राज्य भारत में से हट जाए तो वो खंड नहीं हो सकता है। वही उसी को कहा गया आपके अखंडता, उसे खंड होके अलग नहीं हो सकता है, बल्कि उसी में सीमा और नाम का परिवर्तन होकर के उसी में रहेगा। भारत का जो नक्शा है ये मान लीजिए तो इसके अंदर ही रहेगा, चाहे वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन जाए या केंद्र शासित से राज्य बन जाए, लेकिन वो अलग नहीं इससे हो सकता है। तो उसी को कहा गया आपके अखंडता। उसके बाद अगला शब्द है आपके बंधुता। बंधुता के मतलब हुआ कि बंधु मतलब हुआ कि भाई, कि सभी जो भारत के लोग हैं वो सभी एक दूसरे में क्या हो, भाईचारा की भावना से रहे, उसी को कहा गया है बंधुता। उसके बाद अगला होता है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इसके लिए फिर विवाद लोगों में शुरू हो गया। क्योंकि संविधान जो है ये शुरू में ही किसी भी चीज को, जैसे किताब आप देखते हैं कि कोई लिखता है किताब, तो किताब में जब विषय से शुरू होता है, जहां से विषय होता है शुरू, तो एक एक चैप्टर वहां से शुरू हो जाता है, तो वहां से हो जाता है आपके शुरू चैप्टर। लेकिन उससे पहले ही राइटर क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ अपना निर्देश लिखे हुए रहते हैं। क्या लिखते हैं कि निर्देश, जैसे मान लीजिए कि हम कल के डेट में कोई पुस्तक लिखे, तो पुस्तक में क्या है इसके बारे में हम पहले ही क्या करेंगे, निर्देश पहला पन्ना में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पुस्तक लिखना शुरू करेंगे। तो पुस्तक जो लिखना शुरू किए वो तो फिर अलग हो गया। तो इसीलिए कुछ लोगों में विवाद रहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, और कुछ लोग का विवाद रहा कि अंग है, तो प्रस्तावना कैसे अंग नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले एक समिति आया जिसका नाम था बीरूबारी संघवाद समिति, जो 1960 में आया। तो 1960 में जो बीरूबारी समिति आया था, इसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और अंग नहीं माना इसलिए कहा कि संविधान का ये अंग ही नहीं है तो आप इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये संविधान का अंग नहीं माना। उसके बाद जब एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में कुछ जो जमीन थे जो केशवानंद भारती का था वो सबका कब्जा कर लिया सरकार। तो उस समय में केस हुआ आपके केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या बताया, अंग बताया कि ये प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस के बाद संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का अंग बन गया। अब जब ये अंग बन गया तो साथ ही साथ इसमें यह भी कहा कि ये संविधान की प्रस्तावना तो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु इसका जो मूल ढांचा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मूल ढांचा के मतलब हुआ कि संविधान में आपके मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अब संशोधन करके कोई ये चाहे कि हम मौलिक अधिकार को ही हटा दे तो ये तो मौलिक ढांचा को तोड़ना हुआ। तो इस प्रकार से मौलिक ढांचा को नहीं तोड़ सकता है। संशोधन करके उसमें से कुछ शब्द हटा सकते हैं, कुछ शब्द को जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः मौलिक ढांचा को नहीं तोड़ सकते हैं। तो यह निर्देश दिया आपके सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे दिया कि संशोधन कर सकते हैं, तो सबसे पहले संविधान में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976। जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए थे भारत में आपातकाल, तो उसके बाद ही अगला बार वो क्या किए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 किए। उस समय में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द को वो जोड़े थे, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, जिसको आप यहाँ पर देख चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के मतलब। तो यही तीनों शब्द जोड़ा गया था आपके कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये 1976 में बहुत सी चीजें को जोड़ा गया था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप ये देख लीजिए कि संविधान की एक चीज और इसमें देख लीजिए कि संविधान की आत्मा या कुंजी, संविधान की आत्मा या कुंजी कृष्ण स्वामी अयंगर ने कहे थे। कौन कहे थे, कृष्ण स्वामी अयंगर। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आपको पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, डायरेक्ट अगर पूछ दिया तो कौन होगा, कृष्ण स्वामी अयंगर। लेकिन अगर आपको यह पूछता है
कि संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहे थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। कौन कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे डायरेक्ट इनका नाम लेकर के अगर बताएगा तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। अगर सीधा पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो हो जाएगा प्रस्तावना। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रस्तावना को आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।